बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण जनन, यानी भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। तो हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एकल भ्रूण जनित कोशिका होती है, एक सिंगल एम्ब्रियोजेनिक सेल होती है। ठीक है, उसमें लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते हैं या समसूत्री विभाजन होते हैं और एक मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोजेनिक सेल होती है या भ्रूण जनित जो कोशिका होती है, ये या तो जाइगोट हो सकता है, ठीक है, और या फिर अविभेदित कैलस कोशिका हो सकती है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड कैलस सेल हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी एम्ब्रियोजेनिक सेल हो सकती है। तो इन दोनों में से कौन सी एम्ब्रियोजेनिक सेल से एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो रहा है, इस आधार पर जो एम्ब्रियोज हैं या भ्रूण हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जाइगोटिक भ्रूण या जाइगोटिक एम्ब्रियो बोल देते हैं इसको। तो ऐसा भ्रूण या एम्ब्रियो जो जाइगोट से विकसित होता है या जाइगोट से डेवलप्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियोजेनिक सेल है या भ्रूण जनित कोशिका है वो कौन सी होती है, जाइगोट होती है। तो जाइगोट से अगर भ्रूण बन रहा है या एम्ब्रियो बन रहा है तो इस प्रकार का भ्रूण क्या कहलाएगा, जाइगोटिक भ्रूण या जाइगोटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जाइगोट जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है, और इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो या बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस भ्रूण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड या द्विगुणित होंगी। ये जो भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है ये बड़े आकार का होता है, यानी कि लार्ज साइज का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है भी कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोटिक एम्ब्रियो और सोमैटिक एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जाइगोटिक एम्ब्रियो की परिभाषा दो, या फिर कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सोमैटिक एम्ब्रियो किसको बोलेंगे, जब भ्रूण का विकास किससे हो रहा है, अभी कैलस की अविभेदित कायिक कोशिका से हो रहा हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एम्ब्रियोजेनिक सेल है या भ्रूण जनित कोशिका है वो कौन सी होगी, कैलस की एक अविभेदित कायिक कोशिका या कैलस की अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल होगी। ठीक है, उससे माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया से जो भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के एम्ब्रियोज या भ्रूणों के अंदर अंतर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कायिक कोशिका या सोमैटिक सेल है जो कैसी होती है, डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है। तो इसमें लगातार समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिविजन्स होंगे, और इससे क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा। लेकिन ये जो भ्रूण बनता है वो बहुत ही छोटे साइज का होता है या स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, भ्रूणाभ, या इसको बोल देते हैं एम्ब्रियोइड। ठीक है, और ये कैसा होगा भाई, डिप्लॉइड होगा और मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय होगा, और इसकी हर एक कोशिका या सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है। ठीक है, अब एक टर्म आती है कायिक भ्रूण जनन, या इसको बोल देते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कायिक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग, कायिक कोशिका से यानी कि सोमैटिक सेल से कायिक भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कायिक भ्रूण जनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब एक टर्म मैंने अभी बताई आपको, भ्रूणाभ या एम्ब्रियोइड। जो कायिक भ्रूण होता है या सोमैटिक एम्ब्रियो होता है वो जाइगोटिक भ्रूण की तुलना में बहुत ही छोटे आकार का होता है या स्मॉल साइज का होता है, मैंने अभी आपको बताया। और साथ में सुसंगठित संरचना है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है ये जो कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। तो इसलिए इसको विशेष नाम दिया जाता है भ्रूणाभ या एम्ब्रियोइड। ठीक है, तो सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका से बना हुआ भ्रूण है ना, या एम्ब्रियो क्या कहलाता है,
भ्रूणाभ या एम्ब्रियोइड कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस की। इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले आता है जे रेनट, 1958 से 59 तक, यानी 2 वर्षों तक इसने काम किया था। तो इसने क्या किया, अभी सबसे पहले एक प्लांट होता है कैरेट या उसको गाजर बोल देते हैं, उसके अंदर कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली इसने क्या किया, कायिक भ्रूणजनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाया। ठीक है, और इसने देखा कि जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो विकसित हो रहे थे। इसने कैरेट या गाजर की कोई भी एक कायिक कोशिका ली, सोमैटिक सेल ली, और उसका जब इसने कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर संवर्धन करवाया तो उससे भ्रूण समान संरचना या एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जो कायिक भ्रूणजनन है या आर्टिफिशियली जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है वो सबसे पहले किसने देखा था, जे रिनर्ट ने देखा था। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट और हैं, जैसे एफ सी स्टीवार्ड है, एम ओ मेब्स है एंड के मियर्स। 1958 के अंदर इन्होंने क्या किया, अभी जो कैरेट या गाजर होती है उसमें स्वतंत्र निलंबित कोशिकाएं, है ना, यानी कि लिक्विड मीडियम के अंदर या द्रव माध्यम के अंदर फ्रीली या स्वतंत्र रूप से इसने कैरेट की या गाजर की कोशिकाओं को निलंबित किया या सस्पेंडेड किया। ठीक है, और इसने देखा कि द्रव माध्यम के अंदर या लिक्विड मीडियम के अंदर कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो द्रव माध्यम के अंदर या लिक्विड मीडियम के अंदर कैरेट से या गाजर से कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो किसने देखा, इन तीनों साइंटिस्ट ने देखा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो कोकोनट मिल्क होता है, जो नारियल का पानी होता है ना, नारियल का पानी आपने पिया होगा, तो नारियल का पानी जो है वो संवर्धन माध्यम के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अभी प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन है, इसके अलावा विटामिन होते हैं बहुत सारे, है ना। तो जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कोकोनट मिल्क के अंदर या नारियल के पानी के अंदर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो महत्व है कायिक भ्रूणजनन के अंदर या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, वो किसने बताया था, इन 3 साइंटिस्ट्स ने बताया था। ठीक है, उसके बाद एन एस रंगास्वामी 1961 के अंदर इसने नींबू के अंदर, यानी सिट्रस के अंदर, इसने कायिक भ्रूणजनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का डिटेल में स्टडी की थी या विस्तार से इसका अध्ययन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर एन कोनर एंड के नट्टराजा 1969 के अंदर इसने क्या किया, अभी एक प्लांट होता है रेननकुलस स्क्लेरेटस, तो इसने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाया इस प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट के कौन से टिश्यूज इसने लिए थे, फ्लोरल पार्ट्स, यानी पुष्पीय भाग लिए थे, है ना। फ्लोरल पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे उसके स्टामेंस हैं, है ना, उसकी कार्पेल हो सकती है या सेपल्स हो सकते हैं या पेटल्स हो सकते हैं। इसके अलावा कायिक ऊतकों या सोमैटिक टिश्यूज जो होते हैं, है ना, इस प्लांट के, यानी तने से ले सकता है या लीफ से ले सकता है या उसकी रूट से ले सकता है। तो इन टिश्यूज को लेकर इसने क्या किया, कायिक भ्रूणजनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन किया या इसकी स्टडी की। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है पीवी एमिराटो 1974 के अंदर इसने क्या किया, अभी कैरम कार्वी, इसको पर्सियन क्यूमिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी एक प्लांट होता है। इसकी सेल्स इसने ली और इसकी सेल्स को या कायिक कोशिकाओं को या सोमैटिक सेल्स को इसने कल्चर करवाया माध्यम के ऊपर। ठीक है, और कायिक भ्रूण जो है इसने विकसित किए। अब ये जो कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियोज बन रहे थे, इनके ऊपर एब्सिसिक अम्ल, है ना। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है, एक पादप हार्मोन है, उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, कायिक भ्रूणों के ऊपर या सोमैटिक एम्ब्रियोज के ऊपर। इसकी जो स्टडी थी या इसका जो अध्ययन था वो किसने किया था, पीवी एमिराटो ने किया था 1974 के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल की। तो मैंने आपको 2 तरह के एम्ब्रियोज या भ्रूण के बारे में बताया है, एक तो है जाइगोटिक भ्रूण
और दूसरा होता है कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो। तो जाइगोटिक एंड सोमैटिक एम्ब्रियो जो होते हैं ये दोनों के दोनों, इनका जो डेवलपमेंट है या परिवर्धन है वो एक ही तरीके से होता है। इसका मतलब परिवर्धन का जो पैटर्न है इनका, है ना, जो डेवलपमेंट का इनका पैटर्न है वो एक समान होता है। ठीक है, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, है ना, उनके अंदर दोनों प्रकार के जो भ्रूण हैं, है ना, यानी कि जाइगोटिक एम्ब्रियो एंड सोमैटिक एम्ब्रियो, ये दोनों टाइप के जो एम्ब्रियोज हैं वो आदर्श रूप से यानी कि टिपिकली निम्न विकासीय अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एक बीजपत्री पादपों के अंदर यानी मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले जाइगोट या फिर कायिक कोशिका, है ना, उससे समसूत्री विभाजन के द्वारा या माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा क्या बनेगी, ग्लोबुलर अवस्था बनेगी या ग्लोबुलर स्टेज बनेगी। ठीक है, फिर ग्लोबुलर स्टेज और ज़्यादा डेवलप होगी और ज़्यादा माइटोटिक डिविजन्स होंगे और फिर क्या बनेगी, दूसरी स्कूटेलर अवस्था बनेगी। स्कूटेलर अवस्था जो है फिर आगे चलकर क्या बनाती है, कोलियोप्टाइलर अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसको अपने डायग्राम से देख सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ग्लोबुलर स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है भी, बिल्कुल स्फेरिकल होता है या ग्लोबुलर होता है ना, गोलाकार होता है। तो इसको बोल देते हैं ग्लोबुलर अवस्था। फिर ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसके एक साइड पर एक दरार बन जाती है या स्लिट बन जाती है। अब इसको बोल देते हैं स्कूटेलर अवस्था। ठीक है, फिर ये और ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है या लंबा हो जाता है और ये जो स्लिट या दरार है ये और ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसको बोल देते हैं कोलियोप्टाइलर अवस्था। अब ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं जो हैं वो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर यानी एक बीजपत्री पौधों के अंदर जब उनके भ्रूण का विकास होता है या डेवलपमेंट होता है तो ये तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं और साथ में कोनिफर प्लांट्स यानी कि जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। उन दोनों के अंदर उसमें दोनों प्रकार के जो भ्रूण होते हैं यानी कि जाइगोटिक एम्ब्रियो एंड सोमैटिक एम्ब्रियो आदर्श रूप से या टिपिकली निम्न विकासीय अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो उसके अंदर आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस के नाम ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा अभी, जाइगोट या कायिक कोशिका होगी, सोमैटिक सेल होगी, उससे क्या बनेगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा ग्लोबुलर स्टेज, मल्टी सेलुलर स्फेरिकल स्टेज बनती है जिसको ग्लोबुलर स्टेज बोल देते हैं। ग्लोबुलर स्टेज में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और फिर हर्ट स्टेज बन जाती है या हृदय अवस्था बन जाती है। हर्ट स्टेज फिर और ज़्यादा डेवलप होगी, फिर टॉर्पीडो स्टेज बन जाती है, टॉर्पीडो अवस्था बोल देते हैं इसको। और टॉर्पीडो स्टेज जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगी और क्या बनेगी, बीजपत्रीय अवस्था यानी कोटाइलिडनरी स्टेज बन जाती है। तो ये चार स्टेजेस होती हैं डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर यानी द्विबीजपत्री और अनावर्त बीजी पौधों के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज आएगी, जो भ्रूण है वो गोलाकार या स्फेरिकल शेप होगा। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट होगा कुछ और ये हर्ट शेप या हृदय के आकार का हो जाएगा, है ना, इसको हृदय अवस्था या हर्ट स्टेज बोल देते हैं। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा, ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा और इसको बोल देते हैं टॉर्पीडो स्टेज। और फिर लास्ट में आती है कोटाइलिडनरी अवस्था या कोटाइलिडनरी स्टेज या इसको बीजपत्री अवस्था भी बोल देते हैं। तो इसमें बीज पत्र बन जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये दो बीज पत्र होते हैं या कोटाइलिडन्स होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है या भोजन सामग्री इनमें संग्रहित रहती है ना, ताकि जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, पोषण प्रदान किया जा सके। और जब इस बीज का अंकुरण हो या इस एम्ब्रियो का जर्मिनेशन हो तो उस टाइम पे जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो हमें इसी फूड मटेरियल से मिलती है रेस्पिरेशन या श्वसन के द्वारा। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस हैं डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जब उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जो भ्रूण का विकास होता है या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है भाई, बाइपोलर होता है, द्विध्रुवीय होता है। इसका मतलब यहाँ पे दो ध्रुव बनते हैं। ठीक है, इनमें से जो एक ध्रुव होता है या एक सिरा जो होता है उस पर प्ररोह निर्माण के लिए यानी कि शूट फॉर्मेशन के लिए टिश्यू होता है या उत्तक होता है, और जो दूसरा सिरा होता है यानी कि विपरीत सिरा होता है ना, या दूसरा जो ध्रुव या पोल होता है उसके ऊपर रूट फॉर्मेशन के लिए यानी कि मूल निर्माण के लिए उत्तक होता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एम्ब्रियो है डाइकोट्स का या द्विबीजपत्रियों का। तो इसमें आप देख सकते हो
यहाँ पे एक टर्म आती है प्रांकुर, है ना, या इसको बोल देते हैं प्लूम्यूल। तो ये जो प्रांकुर या प्लूम्यूल है, इसमें एक ऐसा उत्तक पाया जाता है जो आगे डेवलप होकर या विकसित होकर क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बना देता है, यानी कि प्ररोह तंत्र का निर्माण कर देता है, जिसके अंदर क्या कुछ आता है अभी, जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है पौधे का, जिसमें स्टेम आ जाता है, उसका तना आ जाता है, इसके अलावा शाखाएं ब्रांचेस आ जाती हैं, पत्तियां वगैरह है ना, लीव्स आ जाती हैं, या और जो भी फूल वगैरह बनते हैं, पुष्प बनते हैं, या फल बनते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स बनते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे इस प्रांकुर या प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं। दूसरे सिरे पर देखो क्या है अभी, मूलांकुर या रेडिकल है। इस रेडिकल के अंदर एक ऐसा टिश्यू या उत्तक होता है जो आगे डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, रूट सिस्टम या मूल तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि जो जमीन के नीचे का भाग होता है पौधे के, और जमीन के नीचे क्या होता है, इसका रूट सिस्टम या मूल तंत्र होता है, जिसके अंदर उसकी शाखाएं वगैरह हो सकती हैं। तो वो सारे का सारा किससे बनेगा, मूलांकुर या रेडिकल से बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भ्रूण का विकास है या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, बाइपोलर या द्विध्रुवीय होता है। चलिए अब अपने बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है या विकास है वो किस तरह से होता है। तो शुरू में क्या होता है, जो प्रारंभिक कोशिका होती है, यानी कि जो इनिशियल सेल होती है, इनिशियल सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे है इनिशियल सेल, मतलब जैसे जाइगोट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कायिक कोशिका हो सकती है, सोमैटिक सेल हो सकती है। तो इस कोशिका के अंदर क्या होता है, पहले एक असमान विभाजन होता है, एक अनइक्वल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा ये भी। तो अनइक्वल या असमान विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं, तो इनमें से एक कोशिका बड़े आकार की होगी और दूसरी कोशिका छोटे आकार की होगी। तो एक छोटी स्मॉल साइज की और एक बड़ी यानी लार्ज साइज की सेल या कोशिका जो है वो बन जाती है। ठीक है। अब इन दोनों कोशिकाओं में से जो बड़ी कोशिका होती है, यानी कि जो लार्ज सेल होती है, वो कैसी होती है, वैक्यूलेटेड होती है, रिक्तिका में होती है, यानी उसके अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो छोटी कोशिका होती है या स्मॉल सेल होती है, उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है या जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, सघन होगा, डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर होगा, और उसमें कोई भी रिक्तिका या वैक्यूल वगैरह नहीं होगी। और इसी छोटी कोशिका या स्मॉल सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, भ्रूण जनित कोशिका या एम्ब्रियोजेनिक सेल बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोजेनिक सेल है, यानी कि जो छोटी या स्मॉल सेल होती है, इसके अंदर आगे के जो विभाजन है या डिवीजन है वो दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है भाई, इसके अंदर अनियमित विभाजन होंगे। अनियमित का मतलब होता है इररेगुलर डिविजन्स होते हैं इसके अंदर, माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, लेकिन वो इररेगुलर होंगे यानी अनियमित होंगे। और अनियमित विभाजन जब होते हैं तो एक कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसके अंदर जिसकी जो शेप है या आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, अनियमित होती है या इररेगुलर होती है, और उसको क्या बोल देते हैं अभी, कैलस बोल देते हैं। तो उसका मतलब कैलस का निर्माण हो सकता है इस भ्रूणजनित कोशिका से। दूसरा क्या हो सकता है भी, नियमित व अधिक सुसंगठित विभाजनों के द्वारा, यानी रेगुलर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर सेल डिविजन्स होते हैं, है ना, तो उससे क्या निर्माण होता है अभी, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो भ्रूण जनित कोशिका है उससे या तो कैलस उत्तक बनेगा और या फिर क्या बनेगा, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है इनिशियल सेल या प्रारंभिक कोशिका। इसमें एक अनइक्वल या असमान विभाजन हुआ, जिससे एक बड़ी कोशिका बनी ऊपर की तरफ, जिसके अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स आपको दिख रही होंगी, है ना, या रिक्तिकाएं दिख रही होंगी। और नीचे वाली छोटी कोशिका है जिसका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो है या कोशिका द्रव्य जो है वो डेंस या सघन है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, भ्रूण जनित कोशिका या एम्ब्रियोजेनिक सेल बोल देते हैं। इस एम्ब्रियोजेनिक सेल से या तो कैलस बन जाएगा और या फिर क्या बनता है, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। चलिए अपने इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है अभी, और ज़्यादा डिविजन्स होते हैं, है ना, और फिर मल्टी सेलुलर स्टेज बन जाती है, जिसको क्या बोल देते हैं, ग्लोबुलर अवस्था विकसित हो जाती है, यानी कि जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो गोलाकार या ग्लोबुलर हो जाता है, उसको ग्लोबुलर अवस्था बोल देते हैं। तो इस ग्लोबुलर अवस्था के अंदर जो मूल शिखागर है यानी कि रूट एपेक्स व प्ररोह शिखागर यानी कि शूट एपेक्स, दोनों के दोनों डेवलप हो जाते हैं। मूल शिखागर से क्या बनेगा, मूल तंत्र बनेगा आगे चलकर, या रूट सिस्टम बनेगा। और जो प्ररोह शिखागर है इससे क्या बनता है, अभी प्ररोह तंत्र बनता है, यानी कि शूट सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है। ग्लोबुलर अवस्था के बाद फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा,
और बाकी की जो स्टेजेस हैं, है ना, जो अन्य अवस्थाएं होती हैं उनसे गुजरता हुआ भ्रूण जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि मैचुरेशन जो है उसकी ओर जो एम्ब्रियो है वो चला जाता है ना, और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है अलग अलग स्टेजेस से गुजरने के बाद। ठीक है। अब अगर अपने जाइगोटिक भ्रूण जनन की बात करें, यानी कि जाइगोट से अगर भ्रूण बन रहा है तो उसमें जो भ्रूण बनेगा वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, और जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है वो कुछ कैरेक्टर्स या कुछ लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? अभी सबसे पहला, मैच्योर एम्ब्रियो मॉर्फोलॉजी या परिपक्व भ्रूण आकारिकी। तो भ्रूण की जो शेप है या बाह्य आकारिकी है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो परिपक्व हो जाती है या मैच्योर हो जाती है। ठीक है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना, ये कौन से होते हैं? अभी संग्रहित प्रकार के होते हैं। संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स व प्रोटीन्स जो हैं इनका जमाव होना शुरू हो जाता है, यानी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं इनका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर? एम्ब्रियो के अंदर, है ना। तीसरा क्या होता है अभी? रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, जल की मात्रा में कमी। भ्रूण के अंदर जल की मात्रा में कमी आ जाती है। जो जल है वो किस लिए चाहिए होता है? अभी अंकुरण के लिए चाहिए होता है या जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन जब भ्रूण जाइगोट से बन रहा है तो वो किस में बन रहा होगा? बीज के अंदर बन रहा होगा, और जो बीज या सीड होता है, ठीक है, वो डोरमेंट हो जाता है, यानी वो प्रसुप्तावस्था के अंदर चला जाता है। तो वो डोरमेंट कब होगा? डोरमेंट वो तभी हो सकता है जब उसके अंदर जल की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि डोरमेंसी या प्रसुप्तावस्था के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, या वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है या परिपक्व भ्रूण होता है उसके अंदर जल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो रिडक्शन इन वाटर कंटेंट। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, या उपापचयन होता है, जो उसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है, क्रमिक कमी आती है, यानी कि धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भ्रूण होता है इसको कहाँ जाना है? डोरमेंसी के अंदर जाना है या प्रसुप्तावस्था में जाना है। तो इसका मतलब इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या अपचय क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टर्स हैं जो कि एक मैच्योर एम्ब्रियो, परिपक्व भ्रूण के द्वारा प्रदर्शित की जाते हैं। ये किस में होता है? जाइगोटिक भ्रूण जनन में होता है। लेकिन जो कायिक भ्रूण जनन होता है, यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, उसमें जो भ्रूण बनता है, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो जो बनता है वो कभी भी पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व नहीं होता है ना, बल्कि वो कैसा रहता है? अपरिपक्व रहता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरणीय कारकों के कारण क्या होता है? जो कायिक भ्रूण है, यानी जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, वो अपने सामान्य विकासीय पैटर्न से विचलित हो जाता है ना, उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उससे वो डेविएट हो जाता है, यानी कि किसी दूसरे पथ पर या पाथ के ऊपर चला जाता है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके तीन फ्यूचर्स हो सकते हैं या तीन फेट हो सकते हैं या तीन भविष्य हम लोग कह सकते हैं हो सकते हैं। तो या तो सोमैटिक एम्ब्रियो जो है वो क्या बनाता है? कैलस उत्पन्न करता है ना, जो कायिक भ्रूण जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ये कैसा है? अभी अपरिपक्व है या इमेच्योर है। तो इस इमेच्योर कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो से या तो कैलस उत्पन्न हो सकता है, पहला इसका भविष्य ये है। दूसरा भविष्य क्या हो सकता है? अभी प्रत्यक्ष द्वितीयक भ्रूण जनन, सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो अपरिपक्व भ्रूण है या इमेच्योर एम्ब्रियो है वो फिर से दोबारा से ग्लोबुलर स्टेज में जाएगा, ग्लोबुलर स्टेज से फिर अदर स्टेजेस में होता हुआ फिर से भ्रूण जनन करेगा या एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस या प्रत्यक्ष द्वितीयक भ्रूण जनन। तीसरा क्या हो सकता है? अभी असामयिक रूप से अंकुरित, है ना, या फिर क्या हो सकता है? इसका जर्मिनेशन हो सकता है या अंकुरण हो सकता है इसका, अपरिपक्व रूप से या इमेच्योर जर्मिनेशन हो सकता है इस भ्रूण का। ठीक है, और इससे क्या बन सकता है? प्लांटलेट बन सकता है या पौधा बन सकता है। तो ये तीन भविष्य या फेट हो सकते हैं किसके? अपरिपक्व कायिक भ्रूण या इमेच्योर सोमैटिक एम्ब्रियो के। ठीक है, अब जो कायिक भ्रूण जनन है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसी को ही हम लोग करने वाले हैं डिटेल के अंदर। ये दो टाइप का होता है अभी, एक तो होता है डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या इसको बोल देते हैं प्रत्यक्ष भ्रूण जनन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या इसको बोल देते हैं अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है।
तो इसमें क्या होता है जो एक्सप्लांट की सेल्स होती हैं या कर्तोत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैलस का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कैलस नहीं बनेगा उससे। कैलस न बनाकर क्या बना देंगी, सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि डायरेक्टली ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो एक्सप्लांट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष भ्रूण जनन या डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत ही कम होता है ना, ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट होता है, इसको बोलते हैं ऑर्चार्ड घास या ऑर्चार्ड ग्रास भी बोल देते हैं। इसका नाम होता है डेक्टाइलिस ग्लोमेरेटा, ठीक है। तो इसका जब हम संवर्धन करते हैं या कल्चर करते हैं माध्यम के ऊपर, तो उसमें हम लोग पर्ण मध्योतक कोशिकाएं लेते हैं, यानी कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, हम लोग लीफ के अंदर से मीजोफिल सेल्स या पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को निकाल लेते हैं और उसका कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उसका कल्चर या संवर्धन करते हैं, ठीक है। तो उससे सीधे कायिक भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना। तो एक्सप्लांट क्या है, पर्ण मध्योतक कोशिका है या मीजोफिल सेल है, तो उससे डायरेक्टली क्या बन जाएगा, सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण बन जाएगा। तो इसमें कैलस का निर्माण नहीं हो रहा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष भ्रूण जनन या डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक्सप्लांट या कर्तोत्तक से क्या बन जाएगा, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बन जाएगा। दूसरा है अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन या इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। तो जब कर्तोत्तक की कोशिकाएं पहले कैलस में विकसित होती हैं, तो एक्सप्लांट से पहले क्या बनेगा, अभी कैलस बनेगा, और फिर कैलस से आगे क्या बनेगा, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो कर्तोत्तक की जो कोशिकाएं हैं या सोमैटिक जो एक्सप्लांट की जो सेल्स हैं वो पहले कैलस में विकसित होती हैं, कैलस में डेवलप होती हैं, और फिर कैलस की किसी एक भ्रूण जनित कोशिका से, है ना, कैलस के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, मल्टी सेलुलर होता है, तो उसकी किसी एक सेल से, एक एम्ब्रियोजेनिक सेल बोलेंगे उसको, उस एक एम्ब्रियोजेनिक सेल से क्या बनता है फिर आगे चलकर, सोमैटिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण का परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन, यानी ऐसा भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस जो कैलस के माध्यम से होता है या कैलस से होता है, उसको क्या बोल देते हैं, अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन या इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बोल देते हैं। और ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर इसी प्रकार का जो एम्ब्रियोजेनेसिस है या भ्रूण जनन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें एक्सप्लांट या कर्तोत्तक से कैलस बनेगा और फिर कैलस से कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद है विधि या प्रोसीजर। हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करवा सकते हैं, लैब के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो इसमें हम लोग एक प्लांट लेते हैं अभी, टिपिकली या आदर्श रूप से जो पौधा लिया जाता है वो कौन सा है अभी, कैरेट या गाजर, ठीक है। तो कायिक भ्रूण जनन को प्रेरित करने के लिए या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस करने के लिए हम लोग जो आदर्श पादप सामग्री है या जो टिपिकल प्लांट मटेरियल है उसके रूप में हम लोग गाजर या कैरेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हमारा काम क्या है अभी, एक्स प्लांट को सिलेक्ट करना। तो हम लोग कैरेट जो है या गाजर जो है उसके अंदर कर्तोत्तक के रूप में या एक्सप्लांट के रूप में उसके कुछ भागों का या कुछ पार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, निर्जमित रूप से विकसित, यानी कि स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर, निर्जमित परिस्थितियों के अंदर डेवलप किया गया 7 दिन पुराने अंकुरों, यानी कि जब जर्मिनेशन हो जाता है या अंकुरण हो जाता है, जब हम बीज को उगाते हैं, है ना, कैरेट जो होता है या जो गाजर है उसके बीज को हम लोग उगाते हैं। उगाने के बाद 7 दिन तक हमें वेट करना है, 7 डेज तक हमें क्या करना है, वेट करना है या इंतजार करना है। तो 7 दिन पुराने अंकुरों से, है ना, 7 दिन में क्या होगा, प्लांटलेट्स बन जाएंगे, है ना, उसके छोटे पौधे बन जाएंगे। उन पौधों को क्या बोलेंगे हम लोग, अंकुर या प्लांटलेट्स बोल देते हैं। तो इन अंकुरों से हमें क्या करना है अभी, पर्णवृंत का टुकड़ा लेना है ना। इसका जो पैटियोल होता है, लीफ जो होता है ना उसका व्रंत या स्टॉक क्या कहलाता है, पर्णवृंत या पेडिसेल कहलाता है, पर्णवृंत बोल देते हैं इसको या लीफ स्टॉक बोल देते हैं। तो ये जो लीफ स्टॉक होता है इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमें लेना है, उसका साइज कितना होना चाहिए, 0.1 से लेके 1 सेंटीमीटर तक। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, इसकी जो रूट होती है, इस अंकुर की
जो रूट होती है, नीचे की तरफ रूट डेवलप होगी, उसका 1 सेंटीमीटर छोटा टुकड़ा जो है वो काट लेते हैं ब्लेड की हेल्प से। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है एक्सप्लांट के सिलेक्शन में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अभी हम लोग मूसला मूल ले लें, है ना, हम लोग कैरेट खाते हो आप लोग, उसकी सब्जी भी बनाते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है, मूसला मूल लेनी है, उसकी टैप रूट लेनी है, और उस टैप रूट को हमें सरफेस स्टेरलाइज कर लेना है या उसका सतही निर्जमीकरण कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक घनाकार टुकड़ा जो है कैम्बियम उत्तक का, यानी कैम्बियम टिश्यू का हमें एक टुकड़ा जो है वो लेना है, और उसको हम लोग एक्सप्लांट की तरह या कर्तोतक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो कैरेट या गाजर जो है इसकी मूसला मूल या टैप रूट दे रखी है। इस टैप रूट्स में से हम लोग कौन कौन से एक्सप्लांट या कर्तोतक ले सकते हैं, तो सबसे पहला पर्णवृंत का टुकड़ा, यानी कि इसकी जो लीफ होती है उसके स्टॉक का जो टुकड़ा है या पीस है, जैसे लीफ कहाँ से डेवलप होगी, ये देखो आप इस तरह से यहाँ से डेवलप हो रही है, तो पर्णवृंत का टुकड़ा ले सकते हैं। साइज कितना होना चाहिए, 0.5 से 1 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होनी चाहिए। या फिर मूल का टुकड़ा ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इसकी रूट का हम लोग पीस ले सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कैम्बियम टिश्यू, इसमें से हम लोग कैम्बियम टिश्यू निकालेंगे, उसका साइज कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी हम लोग एक्सप्लांट या कर्तोतक के रूप में ले सकते हैं अगर हम सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण को प्रेरित करना चाहते हैं या इंड्यूस करना चाहते हैं। चलिए, तो अब हमें इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। हमें क्या करना है, अभी स्टेरलाइज टेक्निक्स का यूज़ करना है, निर्जमित तकनीकों का उपयोग करना है, और जो कर्तोतक या एक्सप्लांट हमने सेलेक्ट किए हैं उसको एकल रूप से, यानी कि हमें सिर्फ एक एक्सप्लांट लेना है और उसको एकल रूप से एक अर्ध ठोस एमएस माध्यम पर स्थापित करते हैं, है ना, सेमी सॉलिड जो एमएस माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसके ऊपर उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। इस माध्यम के अंदर क्या होना चाहिए, भी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो 2,4-D और 2% सुक्रोज। 2,4-D कितना होना चाहिए, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और जो सुक्रोज है वो कितनी होनी चाहिए, 2% होनी चाहिए। अब ये जो कल्चर होता है इसको हम लोग अंधेरे में रखते हैं, डार्कनेस के अंदर इसको उष्मायन करते हैं या इसका इंक्यूबेशन करते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम में जो एक्सप्लांट होता है वो क्या कर देता है, अभी कैलस उत्तक का उत्पादन करता है, यानी कि कैलस टिश्यू जो है वो बहुत सारा हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। भाई एक पेट्री डिश है हमारे पास, इस पेट्री डिश में हमने अगार माध्यम डाला हुआ है, वही एमएस माध्यम, उसको अगार माध्यम भी बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर अगार जो है वो केमिकल यूज़ किया जाता है। अब ये जो मीडियम है इसके अंदर मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो 2,4-D डालना है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, और दूसरा सुक्रोज लेनी है कितनी, 2%। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर जरूर होनी चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लेकिन ये दो हमें ऐड करने हैं एक्स्ट्रा या अतिरिक्त रूप से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इस माध्यम के ऊपर हमें एक्सप्लांट या कर्तोतक जो है उसको एस्टैब्लिश कर देना है या स्थापित कर देना है, और फिर अंधेरे में यानी डार्कनेस के अंदर इसका इंक्यूबेशन या उष्मायन करना है। तो 4 सप्ताह के पश्चात, आफ्टर द 4 वीक्स, आप लोग देखोगे कि ये जो मीडियम होगा या माध्यम होगा इसके ऊपर एक इरेगुलर या अनियमित कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैलस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अभी जब 4 सप्ताहों के पश्चात जो कैलस हमें प्राप्त होता है उसको हमें छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटना है, और हमें एक पीस लेना है कैलस उत्तक का, उसका वजन कितना होना चाहिए, भी वेट कितना होना चाहिए, 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम हमने कैलस टिश्यू ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको द्रव माध्यम में स्थानांतरित करना है। तो द्रव माध्यम किसके अंदर होगा, भाई ये अगार रहित होना चाहिए। द्रव माध्यम तभी बन सकता है जब हम उसके अंदर अगार नहीं डालेंगे, क्योंकि अगार का काम क्या होता है, माध्यम को ठोस बनाना। तो द्रव माध्यम किस में ले सकते हैं, फ्लास्क के अंदर ले सकते हैं। फ्लास्क का साइज कितना है, 250 ml है। ठीक है, उसके अंदर हमें कितना द्रव माध्यम लेना है, 20 से 25 ml द्रव माध्यम लेना है, और इस द्रव माध्यम के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, 0.2 ग्राम कैलस टिश्यू का जो टुकड़ा है
वो डाल देते हैं। ठीक है, और इससे क्या शुरू हो जाता है अभी, कोशिका निलंबन संवर्धन यानी सेल सस्पेंशन कल्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसका शुमायन करना है या इंक्यूबेशन करना है, तो इंक्यूबेशन जो है निलंबन संवर्धन या सस्पेंशन कल्चर का वो किस पर किया जाता है, गायरेटरी शेकर पर किया जाता है। तो अब इन फ्लास्कों को गायरेटरी शेकर पर रखकर हम लोग उसको हिलाते हैं, है ना, ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम होता है। तो स्पीड कितनी रखनी है अभी, 125 से 160 आरपीएम स्पीड हमें रखनी है, उस पर इसको घुमाते हैं। और तापमान कितना रखना है अभी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, और जो लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस है उसका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति जो है वो नाजुक नहीं होती है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल नहीं होती है ना। तो लाइट दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड मीडियम लिया है, द्रव माध्यम लिया है, कितना, 20 से 25 ml। इसमें अगार आपको नहीं मिलाना है, तो ये कैसा होना चाहिए, अगार रहित होना चाहिए। ये फ्लास्क का साइज कितना है अभी, 250 ml फ्लास्क है और इसमें 0.2 ग्राम कैलस जो टिश्यू है इसको हम लोग डाल देते हैं और फिर कॉटन प्लग से इसको बंद कर दिया जाता है। और फिर इसको हमें कहाँ रखना है, गायरेटरी शेकर के ऊपर रखना है। तो ये इस तरह का गायरेटरी शेकर होता है, इसके ऊपर आपको इस फ्लास्क को रख देना है। अब इसको रोटेट करवाना है। ये जो आपको बेस दिख रहा है इसका गायरेटरी शेकर का, ये इस तरह से आगे पीछे हो सकता है। तो आगे पीछे होने की जो स्पीड है वो आपको कितनी रखनी है, 125 से 160 आरपीएम यानी राउंड पर मिनट आपको रखनी है। और तापमान कितना देना है अभी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका उष्मायन या इंक्यूबेशन करना है। अब प्रत्येक 4 सप्ताह में, इसका मतलब हर एक 4 सप्ताह के पश्चात या आफ्टर द ईच 4 वीक्स आपको क्या करना है अभी, कोशिका निलंबन से, है ना, कोशिका निलंबन जो है या सेल सस्पेंशन जो है वो तैयार हो जाता है इस गायरेटरी शेकर के ऊपर 4 सप्ताहों के अंदर। तो ये जो कोशिका निलंबन या सेल सस्पेंशन बनता है उसमें से आपको कितना लेना है, 5 ml निकालना है फ्लास्क में से और उसको आपको 65 ml ताज़ा द्रव माध्यम में उपसंवर्धित करना है, यानी सब कल्चरिंग करनी है आपको। एक दूसरा फ्लास्क लेना है ना। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो इस फ्लास्क के अंदर 4 सप्ताह के पश्चात यानी आफ्टर द 4 वीक्स कोशिका निलंबन या सेल सस्पेंशन डेवलप हो जाता है। इस फ्लास्क में से आपको 5 ml कोशिका निलंबन या सेल सस्पेंशन निकालना है और फिर एक दूसरे फ्लास्क के अंदर जिसमें आपने 65 ml फ्रेश लिक्विड मीडियम या ताज़ा द्रव माध्यम ले रखा है, इसमें आप लोग ये 5 ml सेल सस्पेंशन डाल देते हो और फिर इसका क्या करते हो, उपसंवर्धन करते हो, यानी कि सब कल्चरिंग करते हो। इसका मतलब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, उष्मायन करना पड़ेगा या इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भ्रूण हमें प्राप्त हो, है ना, इससे जो हम लोग एम्ब्रियो डेवलप करेंगे या भ्रूण जो विकसित करेंगे वो एक समान हो, है ना, सारे के सारे जो भ्रूण है वो एक समान हो, उनका जो साइज है या आकार है वो एक जैसा हो। तो एक समान भ्रूण समष्टि यानी कि इक्वल एम्ब्रियो पॉपुलेशन निर्माण को प्रेरित करने के लिए या फॉर्मेशन को इंड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी, ये जो कोशिका निलंबन हम लोग बनाते हैं या सेल सस्पेंशन हम लोग डेवलप करते हैं, इसको हम लोग छलनियों से छान लेते हैं, है ना। सीव्स होती हैं हमारे पास, ये किसकी बनी होती हैं अभी, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। ठीक है, मैश छलनियाँ बोलते हैं इनको या मैश शीव बोल देते हैं, सीव्स बोल देते हैं। उनकी एक श्रृंखला से, श्रृंखला का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा छलनियाँ होती हैं जो कि एक क्रम के अंदर लगी हुई होती हैं, है ना, 3 या 4 सीव्स वो एक क्रम के अंदर लगी हुई होंगी। इसको अपने डायग्राम से देखेंगे तो इस कोशिका निलंबन को, सेल सस्पेंशन को इसमें से गुजारा जाता है या पास किया जाता है। अगर कैरेट के लिए या गाजर के लिए हम लोग बात करें तो छलनियों का जो आकार है, छिद्र आकार या पोर साइज है वो कितना होना चाहिए, 74 माइक्रोमीटर, है ना, 74 माइक्रोमीटर जो छिद्र आकार है या पोर साइज है वो छलनियों का होना चाहिए। तो ये जो पोर साइज है वो करता क्या है अभी, एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल्स, कैरेट की सिंगल सेल्स को अलग कर देता है, वह अनेक छोटे कोशिकीय गुच्छों यानी कि स्मॉल सेलुलर क्लस्टर्स जो है वो निलंबन के अंदर उत्पन्न कर देता है या डेवलप कर देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो अभी फ्लास्क है हमारे पास जिसमें हमने क्या लिया है,
सेल सस्पेंशन या कोशिका निलंबन लिया है। अब हमें इसको 3 छलनियों से या 3 सीव से आपको छानना है। ये जो सीव्स हैं या छलनियाँ हैं, ये किसकी बनी हुई है? स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो 1, 2 और 3, टोटल 3 छलनियाँ हैं। इन तीनों छलनियों की एक श्रृंखला में से हम लोग इस कोशिका निलंबन या सेल सस्पेंशन को छानते हैं। तो इस लास्ट वाली जो छलनी या सीव होती है, इसको पास करने वाला जो कोशिका निलंबन होता है या सेल सस्पेंशन होता है, इसमें एकल कोशिकाएं या सिंगल सेल्स होती हैं। किसकी? कैरेट की। ठीक है, और साथ में कुछ कोशिकीय समूह या सेलुलर क्लस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें छनित या फिल्टर्ड सेल सस्पेंशन या कोशिका निलंबन प्राप्त हो जाता है। इस बीकर के अंदर हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें कायिक भ्रूण जनन करवाना है ना। सेल सस्पेंशन तो हमने बना लिया, अब उससे हमें कायिक भ्रूण जनन करवाना है, यानी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाना है। तो कायिक भ्रूण को बनाने के लिए या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रेरित करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी? जो छनित कोशिका निलंबन होता है, यानी जो फिल्टर्ड सेल सस्पेंशन होता है ये वाला, ठीक है, उसका एक भाग लेते हैं। ठीक है, और उस एक भाग को हम लोग स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, द्रव माध्यम में या फिर ठोस माध्यम के ऊपर, है ना। तो द्रव या ठोस दोनों में से कोई भी माध्यम लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो द्रव या अर्ध ठोस माध्यम हम लोग ले रहे हैं, ये 2,4-D रहित होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 2,4-D नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 2,4-D उपस्थित है तो हमारा कायिक भ्रूण कभी भी नहीं बनेगा। तो इसमें हमें 2,4-D नहीं डालना है। तो 2,4-D रहित द्रव माध्यम ले सकते हैं या फिर 2,4-D रहित अर्ध ठोस माध्यम ले सकते हैं। इनके ऊपर इस कोशिका निलंबन के एक भाग को या सेल सस्पेंशन के एक पार्ट को हम लोग स्थापित कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अभी? मीडियम के अंदर एब्सिसिक एसिड डालते हैं। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड कितना डालना है? 0.1 से लेके 1 माइक्रो मिलीलीटर तक। ठीक है, ABA जो है यानी एब्सिसिक एसिड जो है वो डालते हैं। ये एब्सिसिक एसिड जो है ये 2 काम करता है। तो कौन कौन से काम करता है? सबसे पहला, सामान्य भ्रूण निर्माण को प्रेरित करेगा, यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है उसको ये इंड्यूस करेगा। तो इसका मतलब जो ABA है वही उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, ये ABA क्या करता है अभी? असामयिक अंकुरण, विशेष रूप से मूल निर्माण को रोकता है। असामयिक अंकुरण का क्या मतलब है? ये होता है इमेच्योर जर्मिनेशन, जो भ्रूण का अपरिपक्व अंकुरण है ना। भ्रूण के अंकुरण से क्या बनेगा अभी? रूट सिस्टम बनेगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ शूट सिस्टम बन सकता है। तो ये जो ABA है वो क्या करेगा? इस अंकुरण को रोक देगा, है ना, ताकि हम लोग जो सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप करना चाहते हैं या विकसित करना चाहते हैं वो विकसित हो सके। ठीक है, तो ये ABA विशेष रूप से क्या करता है अभी? जो रूट फॉर्मेशन है यानी कि मूल का जो निर्माण है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे सेटअप को हम लोग क्या करते हैं अभी? अंधेरे के अंदर, ये जो कल्चर्स होते हैं या संवर्धन होते हैं, इनको अंधेरे के अंदर या डार्कनेस के अंदर इसका ऊष्मायन जो है वो किया जाता है या इंक्यूबेशन किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड मीडियम, द्रव माध्यम या फिर ठोस माध्यम जो है वो लिया हुआ है। इस ठोस माध्यम के अंदर 2,4-D आपको नहीं डालना है, 2,4-D रहित होना चाहिए। अगर हमने इसमें 2,4-D डाल दिया तो हमारा जो सोमैटिक एम्ब्रियो है या कायिक भ्रूण है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या डालना है? अभी आपको ABA डालना है। कितना डालना है? 0.1 से लेके 1 माइक्रो मिलीलीटर डालना है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको छनित कोशिका निलंबन, जो आपने फिल्टर्ड सेल सस्पेंशन लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, 3 से 4 सप्ताहों के पश्चात क्या होगा अभी? आफ्टर द 3 to 4 वीक्स, जो प्रत्येक संवर्धन होगा या हर एक कल्चर होगा उसके अंदर अनेक कायिक भ्रूण जो है या बहुत सारे सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग विकासीय अवस्था के अंदर या अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। ठीक है, कोई टॉर्पीडो स्टेज में होगा, कोई ग्लोबुलर स्टेज में होगा, है ना, कोई कोटाइलिडनरी स्टेज में होगा। तो अलग अलग स्टेजेस होंगी इन एम्ब्रियोज की या इन भ्रूणों की। तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो डायग्राम के अंदर। तो इस फ्लास्क के अंदर
3 से 4 सप्ताह के पश्चात आफ्टर द 3 to 4 वीक्स जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियोज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और इस फ्लास्क के अंदर देख सकते हो आप। अब आपको क्या करना है अभी, ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज या कायिक भ्रूण बने हैं इनसे हमें प्लांटलेट्स बनाने हैं या नए पौधे बनाने हैं। तो प्लांटलेट्स निर्माण के लिए या पादपक निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कायिक भ्रूणों को अगार माध्यम के ऊपर स्थापित करते हैं, है ना। अगार मीडियम के ऊपर इसको स्टैब्लिश कर देते हैं अर्धठोस माध्यम के ऊपर, लेकिन इस मीडियम के अंदर 2,4-D नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको मीडियम के ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया है। आफ्टर सम वीक्स, कुछ सप्ताह के पश्चात आप लोग देखोगे कि प्लांटलेट्स जो है या पौधे जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब इन पौधों के आगे के परिवर्धन के लिए अगर हम आगे इसको डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इन प्लांटलेट्स को या पादपों को छोटे गमलों के अंदर या स्मॉल पॉट्स के अंदर, है ना, या वर्मिकुलाइट्स के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। यानी पॉट्स के अंदर हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालकर और सॉइल के साथ उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉट के अंदर हम लोग प्लांट को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ताकि इसका आगे का डेवलपमेंट या परिवर्तन जो है वो हो सके। उसके बाद लास्ट इसमें आता है इसका इम्पोर्टेंस या महत्व। तो हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा या भ्रूण जनन के द्वारा अपस्थानिक भ्रूण जो होते हैं, यानी कि जो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज होते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण को हम लोग अपस्थानिक भ्रूण या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। तो अपस्थानिक भ्रूणों का हम लोग बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन या उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है। दूसरा, जो अपस्थानिक भ्रूण होते हैं यानी जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होंगे वो कैसे होते हैं, द्विध्रुवीय या बाइपोलर होते हैं। ठीक है, तो सीधे ही क्या करते हैं, ये डायरेक्टली संपूर्ण प्लांटलेट का फॉर्मेशन या सीधे ही संपूर्ण पौधे का निर्माण ये कर देते हैं। तो हमें अलग से इसकी सब कल्चरिंग या उपसंवर्धन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें इसको रूट मीडियम के अंदर या रूट फॉर्मेशन मीडियम या मूल निर्माण माध्यम में अलग से इसको स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है या महत्व है। इसके अलावा जो कायिक भ्रूण होते हैं या सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं उनके अंदर संग्रहित भोजन नहीं होता है, स्टोर्ड जो फूड मटेरियल है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इनका अगर अपने कैप्सूलीकरण कर लें, है ना, यानी इनको आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से इनके चारों ओर जेल की एक लेयर चढ़ा दें, कैप्सूल बना लें इसको, तो हम लोग क्या बना सकते हैं अभी, कृत्रिम संश्लिष्ट बीजों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक सीड्स हैं उनका भी फॉर्मेशन जो है वो किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है इसका। इसके अलावा अंग जनन के विपरीत यानी ऑर्गेनोजेनेसिस के अपोजिट ये बात है कि कायिक भ्रूण जो हैं या जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं वो एकल कोशिकाओं से विकसित होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका जो उपयोग है वो उत्परिवर्तन अध्ययन यानी कि म्यूटेशन स्टडी के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हम लोग अगर रोग मुक्त पौधे यानी कि डिजीज़ फ्री प्लांट्स को डेवलप करना चाहते हैं तो भी हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन करवा सकते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।